नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव फिर से आ गया है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, कई राज्यों के भी चुनाव हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है मोदी जी का। तो इससे काम तो चलेगा नहीं कि खाली अडानी जी का जिंदाबाद करते रहो तो काम चल जाए। बीसीसीआई में बेटे को लगा दो तो काम चल जाए। आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जिसके आधार पर जनता खुश हो जाए, जनता को उम्मीद लगे, जनता को लगे हाँ भाई इनको ही रहने दो, ये सरकार रहेगी तो हमको शायद कुछ मिल जाए। और जब ये उम्मीद बंधानी हो तो सरकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आती है, ऐसी चीज़ें आपके पेशे नज़र करती है कि आपको उस पर भरोसा बन जाए। याददाश्त तो हमारी बहुत कमज़ोर है, शॉर्ट मेमोरी है। 4 साल 5 साल में जो हंटर पड़े हों, लॉकडाउन हुआ हो, थाली लोटा हो गया हो, नोटबंदी हो गई हो, जीएसटी ने रुला रखा हो, कुछ भी हो, बेरोज़गारी आसमान पे हो, लेकिन चुनाव से पहले कुछ अच्छा हो जाए, फील गुड हो जाए। दर्द से कराहते हुए आदमी को कभी कभी एक छोटी सी टॉफ़ी भी राहत दे जाती है। तो हमारे सामने एक टॉफ़ी आ गई है और वो टॉफ़ी है 10 लाख रोज़गार लेने का वादा। आज के वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि ये 10 लाख रोज़गार कैसे होने वाले हैं, ये रोज़गार होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। रोज़गार देने के मामले में सरकार का पिछला रिकॉर्ड क्या है और क्या सरकार ने जो वादा किया है इस पे हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भरोसा कर सकते हैं या फिर से हम उल्लू बनने वाले हैं। आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा बहुत डाटा भी लाएंगे, इसमें चीज़ों को लाएंगे, सरकार की रिपोर्ट्स लाएंगे, हिस्ट्री लाएंगे सरकार की, उसका कामकाज लाएंगे और बात करेंगे बेरोज़गारी पर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, थोड़ी बात इस पर भी कर लेंगे जो नई स्कीम आई है अग्निपथ, इसकी भी। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड भी दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। अब जब रोज़गार की स्कीम आई है तो पुराने डाटा को याद किया जाए पहले या कुछ डायलॉग्स को पुराने याद कर लिया जाए तो बड़ी सहूलियत हो जाती है आगे के लिए बातचीत करने में। अब प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपको आंकड़े देना शुरू कर दूं तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको पकौड़े देता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री साल में 2 करोड़ रोज़गार का वादा करके आए थे। 2 करोड़ रोज़गार सबको देंगे साल में। कितने दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन बदले में हमको क्या मिला। उनके जो लेफ़्ट हैंड है, मेरा मतलब राइट हैंड है, मेरा मतलब लेफ़्ट राइट दोनों हैंड हैं, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने अपने सबसे प्यारे चैनल के सबसे अजीज एंकर को इंटरव्यू में कहा, कौन कहता है बेरोज़गारी है, पकौड़े बेचना भी तो एक रोज़गार है। इस देश में लोग पकौड़े बेच रहे हैं, इसलिए मोदी जी 2 करोड़ रोज़गार तो दे रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, ये उन्होंने कहा। स्वयं साक्षात मोदी जी, उन्होंने एक लमतरानी दी कि इस देश में इतनी सारी गाड़ियां दिख रही हैं, अब किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं आप, तो उन्होंने गाड़ियों से उसको जोड़ दिया। वो ये नहीं, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश में इतनी सारी अगर पॉकेट मारी हो रही है, इतनी चेन स्नैचिंग हो रही है, तो ये कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा ना, तो ये रोज़गार हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि ये कहते तो शायद सटीक हो जाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस देश में इतने वाहन बिक रहे हैं और अगर इतने वाहन बिक रहे हैं तो उनको चलाने वाला कोई ना कोई तो आदमी होगा। तो अगर इस देश में वाहन बिकते हैं तो ड्राइवरों को रोज़गार मिलता है, इसलिए हमने इतने रोज़गार तो वैसे ही बढ़ा दिए जितने वाहन बिक गए। उनका डायलॉग है, ये मेरा नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं उन पे, भोले लोग हैं, उन्होंने तालियां बजाई थी। अब आज जब मौका आता है उन सारी बातों को याद करने का, तो आपको ये आंकड़े देखने का मौका आता है कि क्या स्थिति हुई। 2013 में यूपीए की सरकार थी और तब सरकार का कामकाज कम था और वो तब भी 6-7 लाख रोज़गार हर साल लोगों को सरकारी नौकरियां दे रही थी, जो अब 3-3.5 लाख हो गया है।
कम हो गया है। एक डाटा है मेरे पास 1 मार्च 2018 का, उस दिन 6,83,000 नौकरियां खाली थी केंद्र सरकार की, जिसमें ग्रुप सी की 5,74,000, ग्रुप बी की 89,638 और ग्रुप ए की 19,896 नौकरियां थी। ये खबर 21 नवंबर 2019 की है, स्क्रीन पे लगी है, आप पढ़ लीजिए। और अगर 13 जुलाई 2021 के इस एनालिसिस पर जाएं तो ये कहता है, ये एनालिसिस कहता है कि भारत में तब भी 60 लाख पद खाली थे 21 में, यानी 3-4 साल में नौकरियां लगातार खाली होती चली गई, भर्ती नहीं हुई है। 2018 वाला हाल 2021 में और बुरा हो गया था और ये लगातार होता रहा है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो असल में समझते चलें तो अच्छा है कि वैकेंसी खाली होने का मतलब क्या होता है। मैं हर बार इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ। आप जनता के नज़रिए से तो देखते हैं, आप सरकार के नज़रिए से भी चीज़ों को देखें। अगर देश में भर्तियाँ नहीं होंगी तो क्या सिर्फ उस आदमी को जो पैसे मिलने वाले हैं वेतन में, उसी की हानि होगी? उस आदमी को जो वेतन में पैसे मिल रहे हैं, हम उसको ही नौकरी का मतलब समझते हैं, लेकिन जब भी कोई किसी से काम कराता है तो 10 रुपये का काम करा के 1 रुपया देता है। सरकार भी यही करती है। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आपके पास में ये जो लाखों वैकेंसियां खाली हैं, इतने लोग नहीं होंगे तो आप जानते हैं देश के विकास की रफ्तार कितनी रुक जाएगी। फाइल आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कंप्यूटर जो सरकार के हैं वो चलेंगे? नहीं चलेंगे। बैठकें होंगी? नहीं होंगी। जब ग्रेड 3, ग्रेड 2 की नौकरियां, ग्रेड 1 की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं तो सरकार चलेगी कैसे? सरकार मोदी जी थोड़ी चलाते कंप्यूटर से, उसमें बैठने वाले लोग चलाते हैं ना। तो देश का जो विकास की रफ्तार है, जो ठेके की फाइल 6 महीने में पास हो जानी चाहिए वो 2 महीने में पास, वो 1 साल में पास होगी। हो सकता है सरकार को जो ज़रूरी काम लगे वो करती चले। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ के थाने में पुलिस वाले आजकल जो है वो सिक्योरिटी का काम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है। तो कौन बीट कांस्टेबल है ही नहीं, कई साल हो गए, 10 साल तो हो ही गए होंगे, बीट कांस्टेबल होते ही नहीं कोई। जो थाने चौकी के स्टाफ के लोग हैं वो ये देखते रहते हैं कि इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। तो पता चला कि आज टीकाकरण हो रहा है, उसमें भाग रहे हैं। मिनिस्टर की मीटिंग है, वहाँ चले जाओ। पॉलिटिकल रैली है, उस ड्यूटी में चले जाओ। कानून व्यवस्था देखिए, क्योंकि लोग नहीं हैं तो एक ज़रूरी काम रुक रहा है। इस तरह से काम लगातार सरकार का रुकता है। पहला नुकसान देश का। दूसरा देश का नुकसान ये होता है, इसी तरह से आरक्षण के मामले में भी, जब आप आरक्षण किसी को देते हैं तो आप उसका लाभ नहीं दे रहे होते हैं उसको तो लाभ दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उसका तो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। आप सरकारी कामकाज में एक ऐसे वर्ग को भी जोड़ रहे हैं, ऐसे वर्ग को भी भागीदार बना रहे हैं जिसको आपने दूर रखा हुआ था। आज वो आपसे जुड़ेगा तो आपके पास बेहतर लोगों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। लेकिन हम सरकार के नज़रिए से देखने की हमारी आदत नहीं है। लेकिन चलिए कोई नहीं, जनता के नज़रिए से देखिए। जब ये कर्मचारी वेतन लेकर आएंगे और समाज में खर्च करेंगे, इससे खुशहाली आएगी, मार्केट में एक्टिविटी आएगी। अक्सर दुकानदारों को आपने कहते सुना होगा, काम धंधा नहीं है, मार्केट में पैसा ही नहीं है साहब, ग्राहक ही नहीं आते हैं, ग्राहक ही नहीं है। अरे जब लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, लोगों की तनख्वाहें कट जाएंगी, सरकार शोषण को बढ़ावा देगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, समाज में पैसा कम हो जाएगा तो दुकानदारी चलेगी कैसे? अगर मान लीजिए 5%, 3% भी अगर किसी इलाके में पैसा आना कम हो गया तो वहाँ के दुकानदार का राशन कम बिकने लगेगा। 3% पैसा कमाने का मतलब, अगर उसका सेंटीमेंट डाउन हो गया तो गाड़ियों वाड़ियों की बिक्री, जो महंगे सामान की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। हमने कोरोना काल में देखा है, नोटबंदी के काल में देखा है, और भी बार बार तमाम झटके हमने देखे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सरकार नौकरियों में भर्ती क्यों नहीं करती, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। और जब आप समझने की बात करेंगे तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ कि जो सैंक्शनड नौकरियाँ हैं वो भी नहीं भरी जा रही हैं। ये एक आंकड़ा है मेरे पास आंकड़े कई हैं वैसे, ये सरकारी आंकड़ा है। ये एनुअल रिपोर्ट है सैलरी एंड अलाउंस की, पे रिसर्च यूनिट की, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, जो यूनियन की, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, यानी केंद्र के वित्त मंत्रालय में आता है। निर्मला सीतामैया जिसके वित्त मंत्री हैं,
2014-15 में जो वैकेंसी थी सैंक्शन पोस्ट में से, वो थी 11.57%, 15-16 में ये हुई 11.52%, 16-17 में हुई 11.36%, 17-18 में हो गई 17.98% और 18-19 में हो गई 22.76%। आज का डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि आज ये 22-23% से ज़्यादा है। यानी जो सरकार की सैंक्शन पोस्ट हैं उनमें ही लोग नहीं हैं। तो 10 लाख नौकरी देने की जो मोदी जी बात कर रहे हैं, ये कुछ दे नहीं रहे हैं। ये जो लिया है हाल के सालों में, आपको नौकरी ना दे के लटका के रखा था, उनको अब नौकरी दी जा रही है। इस बीच में पता नहीं कितने नौजवान जो है वो ओवर एज हो गए होंगे, कितने नौजवानों की जो है वो जीवन में नौकरी पाने की उम्र निकल गई होगी। और मैं आपसे ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, सरकार जब आती है तो किस तरह से वो टाला टोली करती है और किस तरह से लोगों को झटके देती है और किस तरह से उल्लू बनाइंग होता है। 2019 से चुनाव के पहले के मैं हालात बता रहा हूँ। 2017 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली, आपको लगा नौकरी निकल गई, सरकार भर्तियां कर रही है, पेपर लीक हो गया, बाद में किसी को कुछ नहीं मिला। 2018 में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पर्चा लीक हो गया, 2018 में यूपी पुलिस का पर्चा लीक हो गया, अधीनस्थ सेवा का पेपर 2018 में लीक हो गया। 18 है, याद रखिएगा, 19 में चुनाव है। 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत का पेपर लीक हो गया, 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक हो गया, 41,520 सिपाहियों की भर्ती का पर्चा लीक हो गया, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का पेपर लीक हो गया। अभी हाल में यही हुआ था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले पे छात्रों ने हंगामा किया, वैकेंसी फ्रीज कर दी। लगातार वैकेंसीज निकालती है सरकार, लारी लप्पा दिखाती है, जनता को गधा समझती है, उसकी खोपड़ी पे एक डंडे में गाजर बांध के उसके आगे आगे उसको घुमाती है और गाजर खुद ही खा जाती है। और ये जो स्थिति है, इसी के कारण ये बैकलॉग है। अगर 20% सैंक्शन पोस्ट में से आपने 18-19 में भर्ती नहीं की है, तो ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर उसने इतने सालों तक भर्ती नहीं की है तो उसका जवाब दो, माफ़ी मांगो। ये 10 लाख नौकरियां देने का ड्रामा क्या हो रहा है? और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार वैकेंसीज खाली रही हैं, देश का काम रुका रहा है। ये दस्तावेज़ दिखाता हूँ, इसमें आपको स्थिति और साफ़ होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो जॉब हैं, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, उसमें बाकायदा जो खाली जॉब्स हैं, वो इस डाटा को आप देखिए, वो इतने ज़्यादा हैं। कुल मिला के पूरी टेबल आपको पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाएंगे और मैं आपको बोर करने का अपराधी बनूंगा। इसलिए टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 6,82,130 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आर्मी की जो वैकेंसीज़ हैं जो देश की रक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो 1,07,505 हैं। सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो हैं इसके अलावा हैं वो 51,929 हैं। स्टेट पुलिस में 5,31,000 वैकेंसी हैं, ये खाली हैं। कोर्ट में अलग हैं, न्याय नहीं मिल पाता लोगों को क्योंकि कोर्ट में वैकेंसी हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में 8,37,000 और इसके अलावा सेंट्रल नवोदय विद्यालय में 16,000 वैकेंसीज़ हैं। हेल्थ सर्विसेज में आंगनबाड़ी में 1,76,000 जगह खाली हैं और हेल्थ पर्सनल की 1,68,000 से ज़्यादा जगह खाली हैं। जब इतनी ज़्यादा जगह खाली होंगी, हर जगह खाली होंगी, हायर एजुकेशन में भी जगह खाली होगी, तो भैया देश चलेगा कैसे? अब जब नौकरियां हैं नहीं, नौकरियां कम हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ मायने रखती है। तो पिछले दिनों मैंने एक ऑडियो बुक देखी थी, हाउ टू क्रैक एन जॉब इंटरव्यू। इस ऑडियो बुक में यही बताया गया कि भैया कैसे इंटरव्यू में आप ही का चुनाव हो, दूसरे वालों को पछाड़ के आप ऐसे सवाल जवाब दें, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ऐसी बहुत सारी कुकू एफएम पे 4,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए कुकिंग पे जानकारी है, किसी के लिए इंटरव्यू क्रैक करने की जानकारी है, किसी के लिए मोटिवेशनल जानकारी है, किसी के लिए बिजनेस के काम की जानकारी है। ऑडियो बुक्स हैं और इन ऑडियो बुक्स के ज़रिए आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको हर ऑडियो बुक अलग से ख़रीदनी नहीं पड़ती जैसे कि किताबें होती हैं। इसकी आप एक मेंबरशिप ले लीजिए, 399 रुपये की मेंबरशिप है। आजकल हर घर कुकू एफएम करके उनकी एक स्कीम चल रही है, तो मेंबरशिप आपको 50% दाम पे मिल जाती है, 199 रुपये की। 4,000 के करीब ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं
उसके ज़रिए आप ज्ञान लेते रहिए। ऑडियो बुक बड़ा आसान होता है, ऑडियो बुक के बारे में आपको पता ही होगा। चलते फिरते काम धंधा निपटाते हुए, दफ्तर के काम करते हुए, टैब पे काम कर रहे हैं तो कान में लगा हुआ है, आप ऑडियो बुक्स का आनंद ले सकते हैं। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं, और इसके लिए आपको एक कोड डालना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड है घर 50 घर 50। और अब आप कहोगे सरकार पैसा कहाँ से लाए? ईमानदारी से बताना कि आप इन 2014 से लेकर आज तक के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया? छोटी छोटी इवन लूट की हद तक। अब हालत यह है कि दिल्ली में अगर आपने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कराया है तो 10,000 का चालान अपने आप हो जाएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? घर से आप मास्क लगाए बगैर निकल गए तो 2,000 का चालान हो जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज लूट है। अंधाधुंध कैमरे लगा दिए जा रहे हैं सड़क पे, जहां आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई, आन दो पैसे। ये हर तरफ हर जगह चल रहा है। तरह तरह की रिकवरी। अभी उत्तर प्रदेश में तो बहुत कमाल कर दिया इन्होंने। वहाँ पे जो दुकानदार हैं, गाज़ियाबाद में, नोएडा में हज़ारों दुकानदार हैं, और इनको सरकार ने, नगर निगम की जो दुकानें हैं, जो किराए पे दुकान नगर निगम ने दी हुई है, उनको अचानक एक दिन नोटिस पहुंचता है और उनको कहा जाता है कि 25 साल से आपका किराया नहीं बढ़ा है और अब 10% सालाना की दर से किराया बढ़ा के पैसे लाओ। अब जिस बेचारे का 3,000 किराया चल रहा था, 2,500 किराया चल रहा था, उसके सर पे दौड़ से बम गिर गया। बेचारे भाग रहे हैं एक से दूसरी जगह, परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं साहब हमने वोट दिया था जिस पार्टी को, उसी पार्टी का MLA है, सुन नहीं रहा है, उसी पार्टी का मेयर है, सुन नहीं रहा है, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री है, वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री भी उसी पार्टी का है, हम वोटर भी उसी पार्टी के, हम क्या करें? ये दशा है। ये सरकार का इंस्टीट्यूशनलाइज करेक्टर है कि किस तरह से वो पैसे इकट्ठे कर रही है, दवा दब पैसे इकट्ठे कर रही है हर तरफ से, पेट्रोल पे, डीजल पे। आप लगातार देख रहे हैं कितनी चीज़ों पे महंगाई पे मैं बात कर चुका हूँ। हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा देते। खाने का तेल है, GST भी ले रहे हो, वहाँ से बाहर से आ रहा है जो इंडोनेशिया से, वहाँ से भी टैक्स लगा दे रहे हो 7.5%, 5%। इतनी ज़्यादा जगहों पे टैक्स है, इतनी लूट है। कोई भी चीज़, मुझे कोई बता रहा था कि इस देश में जो है वो कोई भी चीज़ है वो आपको 30% रेट में मिल सकती है अगर सरकार का टैक्स अलग कर दो। सब मिला के कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 50% टैक्स है। उसका सरकार के पास पैसे नहीं है, वैकेंसी भरने के लिए पैसे नहीं है। और ये सारी जो स्थिति बन रही है साहब, वो इस तरह से बन रही है कि आप सोचिए कि जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी नौकरियाँ दी गई, कितनी नहीं दी गई। सारे हालात ये हैं। मोदी जी खुद लोगों के साथ में इसी तरह से जो इस चुनाव से पहले कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया कि सारे मंत्री हिसाब लगा के बताएं कि उनके मंत्रालय ने कितने जॉब्स दिए हैं। खबर हेडलाइन बन गई, खूब चर्चा हो गई, सबको लगा वाह अंधाधुंध नौकरियां मिली हैं सरकार में, फॉरवर्ड ब्रिगेड चालू हो गया। आज तक डाटा नहीं आया कि सरकार ने नौकरियां दी कितनी थी, कितनी बेरोज़गारी दूर की, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा जिसको वो कह सकें। खैर, अब वो सारे घटनाक्रम के बीच में एक और नई चीज़ आ गई है। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। नौकरियाँ जो थीं वो ख़त्म कर दी हैं सरकार ने। जो रेलवे को बेचने पे उतार हुए, रेलवे की बहुत सारी सुविधाएं प्राइवेट कर दी हैं, कई स्टेशनों के प्लेटफॉर्म प्राइवेट कर दिए गए हैं। जहाँ मौका मिल रहा है प्राइवेट कर रहे हैं। पवन हंस का आपको मैंने पूरी स्टोरी दिखाई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की दिखाई थी। एक दो नहीं 36 बड़ी PSUs बेचने के लिए सरकार की लाइन में लगी हुई हैं। और ये सब चल रहा है तो सरकार के पास नौकरियों का वैसे भी अब खर्चा बचा नहीं। ये सब खर्चे ही तो कम कर रही है सरकार, कौड़ियों के दाम बेच रही है। जितने में कंपनी बेच रहे हो उतने, उससे 10 गुने की तो ज़मीन है उस कंपनी के पास में, दिए जा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले दिनों में जो नौकरियां मिलने वाली हैं किस तरह से मिलेंगी, क्योंकि व्यापारी सरकार। एक अग्निपथ योजना आई है, आज आपने अखबार में छपा होगा, उस पर बहुत चर्चा है सेना में भर्तियों को लेकर। और उस अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार की नीयत क्या है वो इस अखबार की रिपोर्ट से आप देख सकते हैं, जो बता रही है कि हर साल 75% पेंशन का खर्चा कम हो जाएगा सरकार का। उसकी फ़िक्र वहाँ पे है, इसलिए वो अग्निपथ स्कीम ला रही है। और जो अग्निपथ स्कीम में जो लोगों को 4-4 साल के लिए नौकरी के लिए रखेंगे,
इस सब को गिना जाएगा सरकार की 10 लाख वाली योजना में। 24-25 लाख जवान हर साल 24 से 25 लाख जवान हर साल रिटायर होंगे आर्मी से, और जो वो रिटायरमेंट हो के लोग आएंगे वो पूरी की पूरी पेंशन सरकार की बचती जाएगी, क्योंकि ये वाली अग्निपथ योजना आई है। इस योजना के बारे में जिनको पता ना हो उनको बता देता हूँ। करीब 45,000 युवाओं को सेना में हर साल शामिल किया जाएगा। इसमें 21 साल तक के युवा होंगे और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर भर्ती होगी। 4 साल के लिए सेना की सेवा करने का मौका मिलेगा। 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। 30,000 से 40,000 महीना सैलरी मिलेगी उनको। इसके अलावा उनको जब जा रहे होंगे कि 11-12 लाख रुपए उनको दे दिए जाएंगे। कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई भविष्य के लिए कोई वादा नहीं उस 11-12 लाख के अलावा। और ये है कि इसमें से 1/4 लोगों को वो अपने पास नौकरी में लंबे समय के लिए रख लेंगे, रिन्यूअल कर देंगे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी को चलता कर देंगे। अब जो अग्निवीर इनको कहा जाएगा, ये एक साथ 12 लाख रुपए लेकर आ जाएंगे। अब इस योजना को लाकर सरकार ने तो अपनी बनिया बुद्धि चला दी, माफ़ कीजिएगा, जाति से इसका लेना देना नहीं है, और ये कर दिया कि वो पैसे बचाएंगे, व्यापारिक बुद्धि चला दी। लेकिन आपके इस पैसे बचाने की कीमत देश कितनी भुगतेगा, आपने सोचा है? ये जो बच्चे हर साल भर्ती होंगे 4 साल के लिए, अब जिन भर्तियों के लिए इन लड़कों को रखा जा रहा है 4 साल के लिए, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। 6 महीने किसी आदमी को कार चलाने में परफेक्शन आने में लग जाते हैं। 6 महीने में आदमी चाय बनाना ढंग से नहीं सीख पाता है, और मोदी जी से ज़्यादा अच्छी तरह कोई इस बात को समझता नहीं होगा अगर उन्होंने चाय बेची है। तो 6 महीने के बाद में ट्रेनिंग करके वो बच्चा युद्ध लड़ने जाएगा, सीमा पर देश की रक्षा करने जाएगा। देश की बाद में सोच लेना, उस बच्चे की सोचिए, उसकी जान जाने के आसार कितने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आप 6 महीने, आर्मी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 6 से 7 साल की ट्रेनिंग कम से कम चाहिए ठीक ठाक जवान तैयार करने के लिए। 6 महीने में आप क्या सिखाओगे? और वो जाएगा वहाँ पे, किसी का लाडला है वो, आपके लिए गणित का हिसाब है, आपके लिए कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, बचत है, उनके लिए वो सब कुछ है। वो बच्चा जो आधी रात को दौड़ता है, पिछले दिनों वायरल वीडियो आपने देखा होगा कि मुझे आर्मी में नौकरी मिल जाए, उस बच्चे को आप 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद गोलियों का मुकाबला करने भेज दोगे, उन सेनाओं के सामने जो पूरे टाइम, पूरी ज़िंदगी डेडिकेशन के साथ में अपने देश की ट्रेनिंग ले रही हैं। क्या आप सोचते हैं कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो वो बच्चा होगा वो फिर वो देश के लिए प्राण बलिदान करने की सोचेगा, या ये सोचेगा कि अगले साल 12 लाख रुपए देके मुझे ये रवाना कर देने वाले हैं, उसके बाद मैं क्या करूँगा? घर से मम्मी का फ़ोन आएगा, बेटा नौकरी ढूंढना शुरू करूँ? उसकी शादी तो कम से कम अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 4 साल बाद वो बेरोज़गार होगा। और उसको भी अगर आप हटा दें, इस पूरे पहलू को भी आप हटा दें, तो 4 साल बाद अगर वो बेरोज़गार नहीं भी होगा तो उसको कौन सा रोज़गार मिलेगा? आज फुल टाइम नौकरी करने के बाद भी जो आर्मी की बाहर आता है, उसमें से ज़्यादातर लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है। क्या पूरा जीवन कोई सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काट सकता है? आपके दिमाग में आएगा क्या एक ही नौकरी पड़ी है, क्या वो कुछ ना कुछ कर लेगा? यस, और वही चिंता विशेषज्ञों को है कि वो कुछ ना कुछ क्या होगा, क्योंकि ये हर साल आप भर्ती करोगे, हर साल नौजवान बाहर आएंगे, तो जो पूर्व सैनिक हैं उनकी भीड़ हो जाएगी सड़क पे। आप पहले की तरह कम संख्या में नहीं आएंगे, और जो ट्रेंड बंदूक चलाने वाले एक्सपर्ट, कम से कम आम आदमी के मुकाबले तो एक्सपर्ट ही होंगे, उनकी डिमांड कहाँ होगी? कोई गैंगस्टर चाहेगा कि उसके पास शार्प शूटर के तौर पे मैं इनको रख लूँ, वो उसको ट्राई करेगा। अपराधी चाहेगा कि मैं इसको ट्राई करेगा। वो फौजी है, उसको लड़ने के लिए बनाया गया, उसकी मानसिकता वॉरियर वाली है। हो सकता है वो भी कोई ऐसा काम चुन ले
जिसमें शक्ति की आवश्यकता हो, हथियार चलाने की आवश्यकता हो, जिसमें युद्ध कौशल की आवश्यकता हो, क्या होगा? और अगर इन दोनों परिस्थितियों से अलग सोच लें तो कोई देश विरोधी शक्ति ऐसे ट्रेंड कमांडो को, ट्रेंड हथियार चलाने वाले को क्यों नहीं अपने साथ जोड़ना नहीं चाहेगी? क्या पॉलिटिकल मिसयूज़ नहीं होगा ऐसे लोगों का? अलग अलग पार्टियां, दंगाई पार्टियां, ऐसे लोग जो इस देश पे अमन चैन के दुश्मन हैं, जो निजी सेनाएं बनाते हैं, जो अपने संगठन की सेनाएं बनाते हैं, जो त्रिशूल लेके घूमते हैं, बंदूक लेके घूमते हैं, फरशे लेके घूमते हैं, भाले लेके घूमते हैं, कटार लेकर घूमते हैं, वो सब लोग इन पर नज़र नहीं रखेंगे? जब इस देश में महात्मा गांधी के पुतले को गोली मार दी जाती है और उससे बाकायदा खून बहाया जाता है, तो इस देश के पॉलिटिशियन जो क्लास है उसकी मानसिकता समझ लीजिए। ये स्थिति है। और इस स्थिति में भी अगेन वही वाला एंगल, नौकरी वाला, जो मैं अभी आपको बता रहा था। एयरफोर्स के चीफ कह रहे हैं कि जो लोग बच्चे इसमें आएंगे उनको इसमें ही आना पड़ेगा। आप जिन लोगों ने एयरफोर्स का टेस्ट दिया हुआ है, जिन्होंने फिजिकल दे दिया है, जिनके अपने ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिनकी पेंडिंग है, उनको नौकरी अब नहीं मिलेगी, उनको इसी में नौकरी मिलेगी। दोबारा से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। इस बीच में ओवरेज हो गया तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जो लोग इस 4 साल में आधे ओवरेज तो वैसे ही हो जाएंगे, वो कैसे नौकरी ढूंढेंगे, ये अलग समस्या है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जो इस देश की स्टेट है ना, वो नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती है। वो इंटरनेशनली नंबर 2 की सबसे बड़ी हथियारों की खरीदार बन सकती है। वो अमेरिका से हथियार खरीद सकती है, रूस से हथियार खरीद सकती है, पूरी दुनिया से, इजराइल से हथियार खरीद सकती है। डिफेंस बजट वहाँ खर्च कर सकती है, हथियार चलाने वालों पे नहीं कर सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि कमीशन जो है वो हथियार पे ज़्यादा बढ़ता है और सैनिक कमीशन नहीं देता है नौकरी के लिए। ये मेरा अनुमान है, कुछ और भी हो सकता है। बहरहाल सरकार जब इतना खर्च कर रही है रक्षा पे, तो रक्षकों पे भी कर दे। रोज़गार आम आदमी को मिलता है। मुझे लगता है सरकार को यही तकलीफ है। उम्मीद करता हूँ इस पूरे खबर के सारे पहलू आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। जो मिलने की बात की जा रही है वो भी आप ही की नौकरी आपको 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। और चुनाव के पहले का ये जो लपू झन्ना है, इससे खुश होना आप चाहें हो सकते हैं, मेरी राय में नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा और शेयरेबल लगा होगा। आप इसको चाहेंगे कि अपने दोस्तों से बांटें। नमस्कार, जय हिंद।